नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं आपकी प्रश्नावली 1.2। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जो नीचे कथन दिए गए हैं उनमें हमें पहचानना है कि सत्य हैं या असत्य, और उनके कारण भी बताने हैं। पहला दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमको बताना है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है। तो देखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो हमें यहाँ हमें पता चल जाएगा अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य है, सत्य, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या का या वास्तविक संख्या बनाते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो यह कथन सत्य है। इसी के साथ देखते हैं अगला पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हमसे क्या कहता है कि संख्या रेखा का बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां रूट m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, यह एक हमारी संख्या रेखा है। यह हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर ऐसे हम दर्शाते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो हमें यह ज्ञात होता है कि संख्या रेखा पर हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दर्शा सकते हैं और रूट की संख्या नहीं, क्योंकि रूट देखिए रूट 2 है। जैसे यह ना तो हमारा धनात्मक है ना ऋणात्मक है। जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रूट 4 है, तो यहाँ पर प्लस और -2 आएगा। इसका ज्ञात ही नहीं है ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इसलिए हम यहाँ पर रूट वाली संख्याएं दर्शा नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य। क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं
लिख सकते हैं। और वर्गमूल का होना संभव नहीं है। तो ये कथन हमारा असत्य है। इसी के साथ हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमसे क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमको बताना है एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या नहीं। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यह भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनेगी। तो हम वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि असत्य। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है। अतः अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं तथा वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कहना असंभव होगा। वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कहना संभव नहीं है। दोस्तों इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ पर ऐसी संख्या का उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या हो। आइए देखते हैं। तो हम ये 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 25 का निकालेंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार हम 36 का निकालेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 49 का निकालेंगे तो 7 आएगा। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक
पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। जैसे 4, 16, 25, 36, 49 ... आदि संख्याओं के वर्गमूल आदि संख्याओं के वर्गमूल परिमेय संख्याएं होंगी। वर्गमूल परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, परिमेय होंगे। तो ये हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है। हम देखें तीसरा सवाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है। आइए दोस्तों देखते हैं हम √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। तो हम यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये हमने एक खींच ली संख्या रेखा। अब हम इस पर संख्याओं को दर्शा देंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर -1, -2, -3, -4। तो अब देखिए यहाँ पर एक रेखा हमारी है 2, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी हो गई एक रेखा। अब हमें एक रेखा है हमारी 1, यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमारी हो गई दूसरी रेखा, ठीक है, ये दूसरी रेखा हो गई। अब इसमें हम 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर की रेखा को मिलाते हैं। ये हमने इस रेखा को मिला दिया। इसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं, A है, ये B है, ये C है। ये हमारा यहाँ पर कोण है 90 डिग्री का। AB हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अब हमको ज्ञात करना है कि AC कितना है। AC के लिए हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, AC ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें कर्ण ज्ञात करना है। लंब कितना है 1 सेंटीमीटर, आधार 2 सेंटीमीटर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। यहाँ पर हमारा आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 5। अब हमें इसको कर्ण स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √5। तो हमारे पास यहाँ पर AC बराबर निकल के आ गया √5।
AC बराबर √5। अब ए से लेकर C तक √5 है। अब हमको इसी √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A से लेकर C तक इसी रेखा को हम इस पर ज्ञात करेंगे, रेखा पर। इसको हम यहाँ ले आएंगे। इसे लाने के लिए A से लेकर C तक की दूरी को नाप लेते हैं यहाँ से बराबर। ये हमारी A से C तक की दूरी हो गई। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक एक चाप डाल देते हैं। ये हो गई हमारी चाप। अब देखिए C से B तक ये चाप लगी है, यहाँ पर हमारा बिंदु D हो गया। ये बिंदु D है। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसलिए AC बराबर AD। तो ये यहाँ से AC √5 है, तो A से लेकर बिंदु D √5 है, जो कि हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो चुका है। यही हमें इस सवाल में करना था। यहाँ पर √5 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर चुके हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमसे क्या कहता है कि कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। आइए दोस्तों हम वर्गमूल सर्पिल की रचना करते हैं। उसके लिए हमें सर्वप्रथम एक सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी हो गई 1 सेंटीमीटर की लाइन। 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है। अब हम इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हम इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए देखिए ये हमारा यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, पर ऐसे करके 6 से 5 तक ले लेते हैं। ये हमारी 1 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। अब हम इसको मिला देते हैं। ये हमने इसको यहाँ से मिला दिया। ये हो गया हमारा P बिंदु, ये है हमारा O बिंदु। अब हम फिर से इस पर इसकी OP की लंबाई है 1। अब हम यहाँ पर इस रेखा पर फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये यहाँ पर है। अब हम इसको नापकर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे। आठ से 7 तक खींच देते हैं। ठीक है। अब हम ये हमारा यहाँ पर हो गया P2। अब हम O और P2 को मिला देंगे। ये हमारे O और P2 मिल गए। हमने इस रेखा को मिला दिया। इसके बाद हम यहाँ पर P2 पर फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर हो गया। फिर से हम 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, जो हमारी P2 से खींचनी है हमको। P2 से 9 से लेकर 8 तक, यहाँ तक ऐसे 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच देते हैं। इसके बाद हम इसको, ये हमारा यहाँ पर P3 हो गया।
P3 और O को मिला देंगे। ये हमने P3 और O को मिला दिया। ये देखिए यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P है, OP बराबर 1, ये 1 सेंटीमीटर है ना, इसलिए P1 बराबर √2। ये हमारा है √2, इसकी लंबाई √2 है। P2 की लंबाई OP2 √3, OP3 की लंबाई OP3 √4 बराबर 2 भी कह सकते हैं इसको हम। अब आइए फिर से यहाँ पर से हम P3 से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पर। फिर से हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ये हमारी हो गई 1 सेंटीमीटर की रेखा। ये हमने यहाँ से नाप लिया है इसको। यहाँ पे है हमारा 9 और यहाँ तक है हमारा 8। ये 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच देते हैं। इसके बाद हम P4, ये P4 है, P4 और O को मिला देंगे। इसके बाद हम P4 से फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर है हमारा 90 डिग्री। फिर से हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये यहाँ पर फिर से हमने 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। फिर से हम यहाँ पर हमारा होगा P5 और O को मिला देंगे। यहाँ पर हमने मिला दिया है। फिर से हम P5 से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमने फिर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है हमको। यहाँ पर फिर से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। अब हम P6 और O को मिला देंगे। हमने यहाँ पर P6 और O को मिला दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, OP4 बराबर √5, OP5 बराबर √6, OP6 बराबर √7, OP7 बराबर √8, OP8 बराबर √9। अभी हमने 6 तक बनाया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं √4, √5, √6, √7। अब हम फिर से यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। फिर से हम यहाँ पर चांदे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर आ रहा है बिंदु। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे। ये हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। फिर से हम P7 ये हमारे पास 7 है यहाँ पर।
P7 और O को मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर P7 और O को मिला दिया। अब फिर से हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक बिंदु खींचेंगे, बिंदु लगाएंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। फिर से हम 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। अब हम O और P8 को मिला देंगे। ये हमने O और P8 को मिला दिया है यहाँ पर। उसके बाद फिर से हम 90 डिग्री का एक बिंदु बनाएंगे। यहाँ पर इसका बिंदु आया। अब हम 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे इसी बिंदु से। ये हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर की रेखा। फिर से हम P10 को O से मिला देंगे। हमने यहाँ पर P10 और O को मिला दिया है। अब हम फिर से P10 से एक 90 डिग्री का बिंदु बनाएंगे। P10 से एक 90 डिग्री का बिंदु बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। बिंदु O को P11 से मिला देंगे। बिंदु O को P11 से मिला दिया। इसके बाद फिर से हम 90 डिग्री का एक बिंदु लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री का बिंदु बना दिया। इसके बाद 1 सेंटीमीटर की रेखा लगाएंगे फिर से। ये हमारी 1 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। अब यहाँ पर होगा P12। P12 को O से मिला देंगे। फिर से हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का बिंदु लगाकर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हमने 90 डिग्री पर एक बिंदु लगाया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। फिर से हम यहाँ पर P13 को P13 को O से मिला देंगे। इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं। OP की वैल्यू है OP 9 की वैल्यू है √10। OP 10 की वैल्यू है √11। OP 11 की वैल्यू है √12। OP 12 की वैल्यू है √13। OP 13 की वैल्यू है √14। ये हमारा यहाँ पर वर्गमूल सर्पिल बनकर तैयार है। दोस्तों, आपकी प्रश्नावली 1.2 यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में जाकर ऑल में जाकर प्रेस करें। धन्यवाद।